औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Kamran Emil. Student, this is our first lecture of numerical analysis. सबसे पहले तो हम यहाँ पे numerical analysis की definition देख लेते हैं। तो student, numerical analysis जो है वो is the branch of mathematics that provides tools and methods for solving mathematical problem in numerical form. तो स्टूडेंट, आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहला जो हम कोई भी कोर्स स्टडी करते हैं तो उस वक्त हमारे जहन में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि हम ये कोर्स पढ़ क्यों रहे हैं, फिर हमें ये कोर्स पढ़ने के बाद इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा। तो स्टूडेंट, जो कोर्स हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये हम एक मेथडोलॉजी है, एक तरीकाकार है सवालों को हल करने का, जो कि बाकी मेथड्स यानी इस कोर्स के अंदर हम वो टेक्निक्स सीखेंगे जो कि आपने इससे पहले नहीं सीखी होंगी। उसकी रीज़न ये है कि जो हम इससे कबल बीएससी लेवल पे जो क्वेश्चन पढ़ा करते थे यानी सॉल्व किया करते थे वो एक्यूरेट या एग्जैक्ट मेथड से थे, जिनके आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हमें मिल जाया करते थे। लेकिन हमारी साइंस में ऐसे है कि यानी कि आप अगर 100 प्रॉब्लम लें तो 100 में से 99 प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन एग्जैक्ट मेथड से पॉसिबल ही नहीं होता। तो स्टूडेंट, हमारा जो मेन पर्पस ये होता है इस कोर्स को पढ़ने का कि वो क्वेश्चन जो एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व नहीं होते हम उन्हें न्यूमेरिकली सॉल्व करें। और चूंकि आप जब कोर्स पढ़ेंगे या हम इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम उनको इसलिए पढ़ रहे होंगे क्योंकि हम ये देख रहे होंगे कि जो एक्यूरेटली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि हम ये चेक करने के लिए कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकली क्या वो हम ठीक कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए आसान से क्वेश्चन लिए जाते हैं, जो क्वेश्चन एग्जैक्ट मेथड से भी सॉल्व हो जाते हैं हम उनको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने इसकी डेफिनेशन देखी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। इन न्यूमेरिकल एनालिसिस वी आर मेनली इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं और हमारी जो तवज्जो होती है या हमारा जो पर्पस होता है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना होता है हमारे क्वेश्चन का, जो कि एक अप्रॉक्सीमेट होता है आंसर, बल्कि उसके जो सॉल्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेट होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है अगर वो एक्यूरेट नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी में वो किस तरीके से यूज़ में आता है, क्योंकि अगर हम उसके रिजल्ट ही ठीक नहीं निकाल सकते तो हम कैसे उसको कह सकते हैं कि ये, क्योंकि हमारे पास उसका रिजल्ट तकरीबन बहुत थोड़ा सा एरर आता है उसके अंदर। यहाँ पे सबसे पहली बात हम करेंगे न्यूमेरिकल एल्गोरिथम की। तो स्टूडेंट, आपको पता हो कि न्यूमेरिकल एल्गोरिथम होता क्या है। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसीजर which gives an approximate solution to a mathematical problem। तो ये एक प्रोसीजर होता है, यानी हम कुछ स्टेप लिखते हैं कि पहले हम ये काम करेंगे, फिर दूसरा ये करेंगे, तीसरा ये, और एक खास तरतीब में लिखते हैं। तो वो जो स्टेप होते हैं उनको हम न्यूमेरिकल एल्गोरिथम कहते हैं, जिससे हम न्यूमेरिकली किसी प्रॉब्लम को हल करने के जो स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहली बात यह कि स्टूडेंट, जो आप जब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना काफ़ी नहीं होता। न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो मेथड यूज़ होते हैं उनका कंपेयर करना, जो कि ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का अगर पेपर आता है तो उसमें आपसे ये पूछे जाते हैं कि कौन सा मेथड ज़्यादा वैलिड है। तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव में जो दूसरा कोर्स है, जैसे 80 मार्क्स का जो पेपर है आपका, वो तो आप इजीली कर पाएंगे, लेकिन जो
आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें आपके वो जो 20 मार्क्स हैं उनमें आपको शायद 15 गेन कर सकें अगर आप उसकी बेसिक या न्यूमेरिकल एल्गोरिथम या बेसिक चीज़ों को नहीं समझ सकेंगे। आपसे अगर पूछा जाएगा कि फलां मेथड फिर दूसरे मेथड से आपने कंपेयर करना है तो कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट है या क्या इसके अंदर ज़्यादा बेटर क्वालिटी है, तो आप उसका आंसर इन्हीं बेसिक चीज़ों से दे सकेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या क्राइटेरिया होता है फॉर अ गुड मेथड, अच्छे मेथड के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो स्टूडेंट एक तो हम उसमें जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये तो तकरीबन हर मेथड में आते ही है। दूसरे नंबर पे ये है कि एप्लीकेबल टू अ क्लास ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी कि जो मेथड आप यूज कर रहे हैं वो जस्ट खाली एक सवाल के ऊपर ही ना अप्लाई हो बल्कि बहुत सारे प्रॉब्लम के ऊपर उससे मिलते जुलते जो प्रॉब्लम है उनके ऊपर वो अप्लाई हो जाए। जैसे कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का एक ऐसा रूल बनाया कि जो सिर्फ एक ही सवाल को हल कर सकता है, तो इट मीन कि वो मेथड अच्छा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि जो हर तरह के क्वाड्रेटिक पे लग सके। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास बीट ऑफ कन्वर्जेंस। बीट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है कि जैसे कि आप देखें कि कोई सवाल आप हल कर रहे हैं, जब आप हल कर रहे हैं जैसे आपने हल किया उसका आंसर 2.1 आया, लेकिन ओरिजिनल जो आंसर है हमारी डिमांड है कि 2 आना चाहिए था लेकिन आंसर 2.1 आया। आपने अगले स्टेप में क्वेश्चन को हल किया तो आपका आंसर आ गया 2.01, 2.01 जो कि 2 के और ज्यादा करीब हो गया है। तो अब ये है कि ये कन्वर्ज कर रहा है, मीन के आपने आंसर यानी आपने पहले स्टेप में आंसर 2.1 आया, दूसरे में 2.01 आया, जबकि एक्यूरेट आंसर 2 है। तो इसका मतलब है कि आप आस्ता आस्ता ओरिजिनल यानी कि जो आंसर है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये मेथड कन्वर्ज कर रहा है। अब अगर आप दो मेथड लें और एक क्या करें, एक मेथड से आप सवाल हल करते हैं तो पहला आंसर 2.1 आता है, दूसरा 2.01, और दूसरे मेथड से हल करते हैं तो पहला आंसर अगर 2.1 आ गया और दूसरा जो है वो 2.5, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा मेथड ज्यादा बेस्ट है इन दोनों में से, तो आप कहेंगे कि जिससे जल्दी कन्वर्जेंस हुई है वो कौन सा है, यानी पहले वाला जो है, जैसे 2.1 से अगले स्टेप पे 2.01 पे पहुंच गए। मतलब चूंकि हमें ओरिजिनल जो आंसर है वो हमें 2 चाहिए, तो पहले स्टेप में 2.1 था, दूसरे में 2.01 है, तो इट मीन कि ये जल्दी पहुंच रहा है, अपने आंसर की तरफ जल्दी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो पहले वाला है उसकी स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है। तो अब आपको जब 5-7 मेथड एक साथ बता दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि विच वन हैव द मोर स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस, किसकी ज्यादा स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस है, तो आप उनके सोल्यूशन से पता करेंगे कि कौन सा जल्दी अपने ओरिजिनल आंसर की तरफ आ रहा है। दूसरे नंबर पे एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट कि आप लोग जब ओरिजिनल यानी कि आपको कैसे पता चलता है कि आपका असल आंसर क्या है। असल में हम प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल मेथड होते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे होते हैं किसके ऊपर, उन प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं जिनका एक्यूरेट सोल्यूशन हमें पता होते हैं। पहले हम उन्हें एक्यूरेटली सॉल्व करते हैं और फिर न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। फिर जब वो वेरीफाई हो जाते हैं तो जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम वही मेथड जो बेसिक आपने यहाँ सीखे होते हैं उन्हीं को हम उन प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करते हैं जिनके एक्यूरेट आंसर पॉसिबल नहीं होते। लेकिन टेस्ट के तौर पे हम जैसे कि एक बीमारी किसी बंदे के अंदर चेक करनी है तो हम क्या करते होते हैं कि सबसे पहले जो मेडिसिन है वो किसी और चीज़ के ऊपर यानी तजर्बे के तौर पे उसे चेक किया जाता है, चेक करने के बाद फिर लोगों के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से हम न्यूमेरिकल मेथड जो है वो ऐसे प्रॉब्लम जो एक्यूरेटली सॉल्व हो जाते हैं उनके ऊपर लगाते हैं और फिर उसके बाद उनको जो मुश्किल प्रॉब्लम होते हैं उनके तरफ लेके जाते हैं जिनका एक्यूरेट सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। याद रखेंगे इसीलिए इस कोर्स में आप बुनियादी और बेसिक क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकली सोल्यूशन उनका पढ़ेंगे, इसलिए ये एक आसान कोर्स है। इसके बाद अब नंबर 4 पे आप दे रहे हैं कि एरर मैनेजमेंट क्या है। तो आपको एरर जो है उसको मैनेज करना जिस मेथड में कर सके, मतलब आपने एक मेथड यूज किया और आपसे एरर ही नहीं कैलकुलेट हो रहा, यानी कि कितना उसमें यानी असल आंसर में और दूसरे आंसर में कितना फर्क आ रहा है, कितना डिफरेंस है, एरर बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ये जो है हम इसे एरर मैनेजमेंट में लाते हैं, जो कि इन चीज़ों को हम आगे तरतीब से जो है वो डीपली स्टडी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है 5वें नंबर पे होती है स्टेबिलिटी, यानी कि मेथड कितना स्टेबल है। हम स्टेबिलिटी को फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, कुछ स्लाइडों में। तो
स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे हम स्टेबल एल्गोरिदम एक होता है और एक अनस्टेबल एल्गोरिदम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गोरिदम क्या है, तो आपका आंसर था कि वो न्यूमेरिकल स्टेप्स हैं जो जिनसे हम सवालों को हल करते हैं, उनको हम न्यूमेरिकल एल्गोरिदम कहते हैं। अच्छा, उनमें से अब एल्गोरिदम जब आप लिखते हैं तो एल्गोरिदम स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी। अच्छा, एल्गोरिदम स्टेबल कब होगा? तो याद रखिएगा, एल्गोरिदम स्टेबल तब होगा जब आपका जो प्रॉब्लम है उसको, यानी कि एल्गोरिदम हम कह रहे हैं स्टेबल है। स्टेबल मीन के अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्गोरिदम फॉर विच द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द एरर इज लिमिटेड, जिसमें एरर के जो इफेक्ट हों वो लिमिटेड हों, so that a useful result is generated is called stable algorithm। जिससे एक यूजफुल रिजल्ट जो है वो जनरेट हो, उसको हम स्टेबल एल्गोरिदम कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में दिखाया था कि आपने सवाल को हल किया तो वो आपका असल आंसर 2 है और आपने मेथड यूज किया न्यूमेरिकली और आंसर 5 आ रहा है, तो ये आपके आंसर से बहुत दूर है, तो यानी कि ये स्टेबल नहीं है। तो अब ये कि आपका यानी आपके पास उसमें ज़्यादा, यानी आपके पास, और उसको आप बार बार करने से भी वो आपके रिजल्ट की तरफ नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं कि ये अनस्टेबल है। यानी एल्गोरिदम तो है लेकिन अनस्टेबल है, यानी हमें वो कोई फ़ायदेमंद रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हम उस मेथड को यूज़ ही नहीं कर पाते उस एल्गोरिदम को। अब उसके बाद है, आपने पढ़ा है कि एल्गोरिदम दो तरह के होते हैं, स्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल स्टेबल क्या होता है। न्यूमेरिकली कौन सा मेथड है जो एल्गोरिदम है, या न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी इज अबाउट हाउ अ न्यूमेरिकल स्कीम प्रोपोगेट एरर, यानी कि हम इसमें देखते हैं कि वो किस तरीके से एरर प्रोपोगेट कर रही है। हम इन चीज़ों को मज़ीद डीपली जब हम मेथड के ऊपर डिस्कस करते हैं और क्वेश्चनों को हल करेंगे तो उनके ऊपर भी हम इन चीज़ों को देखेंगे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे एक वर्ड हम यहाँ पे इटरेशन का यूज़ करेंगे कि इटरेशन क्या चीज़ होती है। यानी कि आप एक स्टेप करते हैं, एक स्टेप के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, तो आप कहते हैं कि ये फर्स्ट इटरेशन है। यानी कि आपने स्टेप के अंदर पहली वैल्यू पुट की, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको दूसरी में यूज़ करें, दूसरी से तीसरी, चौथी, इस तरह। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरिकल इटरेशन मेथड क्या होता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा 1 स्टेप इटरेटिव मेथड है, 2 स्टेप इटरेटिव मेथड है, तो ये वर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें है a mathematical procedure that generate a sequence of improving approximate solution for a class of problem, the process of finding successive approximation। यानी कि आप ये यानी कि सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल इटरेशन मेथड। यानी कि या तो उसे आप खाली न्यूमेरिकल इटरेशन मेथड ना कहें, बल्कि उसे खाली आप न्यूमेरिकल इटरेशन कह सकते हैं। यानी कि आपने क्या किया, पहले स्टेप में सवाल हल किया, अब पहला स्टेप आपने किया, स्टेप नंबर 2 में जाएंगे आप, तो आपका जो यानी कि सोल्यूशन आएगा, यानी एक स्टेप से दूसरे में और दूसरे फिर तीसरे में, क्योंकि हम आगे जाके जब क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये फर्स्ट इटरेशन हो गई या सेकंड हो गई, या होप्स हो कि आपने कुछ क्वेश्चन पढ़ भी लिए होंगे पहले, क्योंकि कुछ लेक्चर आपने पहले अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो उनसे आपको पता है कि इटरेशन क्या चीज़ होती है। तो नहीं पता तो हम फर्दर जो है ना आगे सोल्यूशन के ऊपर इनको फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। अब हमारे पास है, यहाँ भी है एल्गोरिदम, जो है हमारे पास एल्गोरिदम ऑफ इटरेशन मेथड। यानी कि उसके लिए जो इटरेशन मेथड है उसके लिए एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। पहली बात है कि आपको पता है कि एल्गोरिदम होता क्या है। अ स्पेसिफिक वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इटरेशन मेथड इंक्लूडिंग द termination criteria is called algorithm for iterative method. In this problem of finding the solution of equation of an iterative method, initial guess to generate successive approximation to the solution। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि देखें, जब आप सवाल को हल करते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, उसमें हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ से हम वैल्यू ला के इसमें पुट करें, तो वो हम वहाँ पे गैस वैल्यू यूज करते हैं, और फिर अगला जब स्टेप आता है ना तो हम पिछले स्टेप की वैल्यू उठाते हैं। ये आप चूंकि हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे जब, तो आपको इस लाइन की समझ आएगी।
अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर अ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए शायद थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन ये है कि ये चूंकि जब आप क्वेश्चन में, जब आपके जहन में ये क्वेश्चन कुछ चीज़ें बैठी हुई होंगी तो आपके इनके आंसर जो हैं शायद आपको जाके एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो हाँ, ये कि आपके पास ये नोट भी हूँ और आपने ये 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ के इनको समझने की कोशिश भी की हो ताकि आप इन्हें बाद में भी अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर अ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। क्या क्राइटेरिया है हमारे पास कंप्यूटेशन के लिए? इफ द मेथड लीड टू द वैल्यू क्लोज टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन। अगर हमारा जो मेथड है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब आपको क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, देन वी से दैट द मेथड इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज द मेथड इज डाइवर्जेंट। यानी कि आपने सवाल को हल किया और आपका जो आंसर आ रहा है वो आपके एक्यूरेट आंसर के करीब करीब है। अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये क्या है, कन्वर्जेंस है। क्या कर रहा है कि मेथड जो है ना ये कन्वर्जेंट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो क्या करता है, डाइवर्ज कर रहा होता है। अब आपने सुना है कि राउंडिंग क्या होती है, यानी कि हम डिजिट को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। तो फॉर एक्स बिलोंग टू आर, आपने क्या किया, कोई नंबर ले लिया रियल नंबर में से, कोई नंबर ले लिया रियल नंबर से। इफ एफ ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एफ नियरेस्ट टू एक्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स फ्रॉम एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड राउंडिंग टू नियरेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि देखें आपने क्या किया कि जैसे वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है 2.1213 है। तो आपसे को कहता है कि अगर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो तो इसे आप 2.12 लिख देते हैं, मीन उसके करीब करीब नहीं लिख देते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन को यहाँ से आपको फिर बता दूं कि आपने क्या किया, फॉर एक्स बिलोंग टू आर, यानी कि एक्स कोई रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ के, ये कोई एलिमेंट है कैपिटल एफ का, नियरेस्ट टू एक्स and for transformation x from f of x is called the rounding to nearest। यानी आप डिजिट के लिहाज से देखें तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 2.123, तो मैं आपसे कहता हूँ इसे राउंड ऑफ करें तो आप कहाँ तक कर लेंगे, 2.12 तक कर लेंगे। अगर 1 डिजिट तक करेंगे तो 2.1 तक लेंगे इसे। तो ये स्टूडेंट आज की हमारी लेक्चर की लास्ट स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ अ इटरेटिव मेथड। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है इटरेटिव मेथड की। अब आपको सबसे पहली बात ये समझो इटरेटिव मेथड क्या होता है। तो स्टूडेंट, इटरेटिव मेथड जो है वो मेथड होता है जिसमें आपने एक स्टेप किया, फर्दर फिर आपने दूसरा स्टेप किया, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चलने को कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड। सपोज दैट द सीक्वेंस एक्स के कन्वर्ज टू आर। अब हमने कोई सीक्वेंस लिया एक्स के और वो आर पे कन्वर्ज कर रहा है। देन द सीक्वेंस एक्स के इज सेड टू बी कन्वर्जेंस टू आर with order of convergence A if there exists a positive constant P such that limit k approaches to infinity xk plus 1 minus r divided by xk minus r। तो ये जो फार्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने ऊपर लिखा है xk प्लस 1, याद रखें कि जो k प्लस 1 है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और माइनस आर नीचे है xk माइनस आर, और इसमें ये पावर में a लिखा हुआ है। या इसको हम लिख सकते हैं लिमिट k अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन k प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन पावर अल्फा, या इसको आप a पढ़ लें k इक्वल टू p। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, जो कि हम आगे क्वेश्चन में इनको जब पढ़ेंगे या किसी क्वेश्चन में से ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे तो आपके लिए। दस इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 द कन्वर्जेंस इज लीनियर। अगर हम कहते हैं कि अगर किसी रिजल्ट में अल्फा 1 आ जाए तो कन्वर्जेंस लीनियर। इफ अल्फा इज इक्वल टू द कन्वर्जेंस इज क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। आगे आपको पता है अगर 3 हुआ तो क्यूबिक हो जाएगी। वेयर द नंबर ऑफ ए इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस फैक्टर। तो ये स्टूडेंट आज का आपका जो टॉपिक था, यानी आपका लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल एनालिसिस। आपने इसमें देखा न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्या डेफिनेशन होती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो जो है उसमें जो मेथड होते हैं उनके लिए सबसे अहम टर्म जो होती है वो एल्गोरिदम होती है। एल्गोरिदम वो स्टेप्स होते हैं जो हमने नोट किए होते हैं किसी सवाल को हल करने के लिए। अच्छा एल्गोरिदम वो होता है जिससे हमें सोल्यूशन ज़्यादा अच्छे से अच्छा मिले, वो जो सोल्यूशन कन्वर्ज करता हो और उसके साथ साथ स्टेबल भी हो। तो ये हमारी बुनियादी ज़रूरत होती है न्यूमेरिकल मेथड को समझने के लिए।
स्टूडेंट आपका कोई अगर इसके रेलिवेंट क्वेश्चन होगा तो आपको एक टाइम मिलेगा, आपकी वीक में एक क्लास होगी जिसमें आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ सकेंगे, तो उसमें आप मज़ीद चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये कि आपने इसके स्लाइड के साथ कमेंट कर देने हैं ताकि मैं उनको पहले से समझूँ कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू वेरी मच।